हाय, मैं नितिन कुमार। आज हम प्रियम्बल के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2 को। इसमें से कुछ जो विषय वस्तु है उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और आज देखिए कि क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले ये डिस्कस करने जा रहे हैं सेकुलर शब्द के बारे में, जो कि प्रियम्बल में दिया गया है। अब इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के अंदर डिस्कशन हुई, और ये प्रश्न उठा कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या रखा जाए। क्या ये धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए या पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। तो अंततः कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा इस निर्णय पे पहुंची कि इसका जो हिंदी रूपांतरण होगा वो क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, ना कि धर्मनिरपेक्ष होगा। तो अब ऐसा क्यों किया गया इसको आप समझिए पहले। तो सबसे पहले देखिए कि जब बात किसकी की जाती है, धर्मनिरपेक्ष की, तो ये समझिए कि धर्म क्या होता है, वो धारण करने योग्य चीज़ होती है। ठीक है, क्या होती है, धारण करने योग्य चीज़ होती है, यानी कि हम अपने डेली डे लाइफ में क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप पंथ निरपेक्ष की यदि बात करें तो इसका लेना देना क्या होता है, पूजा पद्धति से होता है। और पंथ का क्या मतलब होगा, जब आप पंथ कहेंगे तो एक ही इष्ट होगा, यानी कि एक ही डाइटी होगी। यानी कि जैसे यदि आप इस्लाम के अंदर देखें तो पैगंबर, एक ही किताब होगा, एक ही होली बुक होगी। इस्लाम के अंदर कुरान, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देख लीजिए बाइबल, और सिख धर्म के अंदर देखिए कि गुरु ग्रंथ साहिब ये दी गई है। एक ही किताब होती है जो कि होली बुक होती है। एक ही पूजा पद्धति होगी, नमाज का पोस्टरेशन जिसे कहते हैं, और एक ही अंतिम स्थान होगा जो होली प्लेस की यदि बात की जाए तो वो क्या होता है, इस्लाम के अंदर मक्का होता है। तो पंथ के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि एक इष्ट होगा, एक किताब होगी, एक पूजा पद्धति होगी और एक अंतिम स्थान होगा। अब देखिए कि जब आप धर्म की बात करते हैं, इट इज़ फॉर द इम्बाइब नॉट फॉर द बिलीव। इम्बाइब कहने का मतलब ये धारण करने योग्य चीज़ है, हम इसे अपने डेली डे लाइफ में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब देखिए इससे संबंधित आप देखिए कि जैसे हिंदुइज्म के अंदर यदि बात की जाए तो इसमें बहुत सारे क्या है, कल्ट हैं। आप देख लीजिए कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि 64 करोड़ देवी देवता हैं, और ना एक कोई होली बुक है, रामायण भी है, और श्रीमद् भागवत गीता भी है, पुराण भी है। तो यदि आप देखिए तो पंथ की परिभाषा में हिंदुइज्म नहीं आती है। क्लियर। अब देखिए कि कहा यह जा रहा है कि whenever we say secular it means we are not directed by any method of worship। जब भी हम सेकुलर कहते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम किसी भी एक वर्शिप के तरीके से, सिर्फ और सिर्फ एक पूजा के पद्धति से निर्देशित नहीं होंगे। देखिए एक श्लोक है कि धृति क्षमा दमोस्तेयं शौच मिद्रेय निग्रह द्रिविद्या सत्य क्रोधो दशनं धर्म लक्षणम। यानी कि धर्म के कितने 10 लक्षण हैं। देखिए सबसे पहला जो लक्षण है इसमें कि इंसान में धृति होनी चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, पहली बात। उसके बाद जो दूसरा है कि उसमें क्षमा करने की मतलब एक योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए कि दम, यानी कि वो क्या करे, अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेन करे, सेल्फ कंट्रोल कर पाए। फिर देखिए इसके बाद शौच, यानी कि यहाँ पर बात क्लीनिनेस से है, यानी कि साफ सफाई से है, मन की भी साफ सफाई और तन की भी साफ सफाई। और उसके बाद जो छठा जो इसमें है वो देखिए इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल योर सेंसेस ऑर्गन्स, यानी कि जिह्वा, आँख, कान, त्वचा, ठीक है, लिंग, इन सबों के ऊपर क्या करना है, हमें कंट्रोल करके रखना है। ये चीज़ 6 लक्षण आपने अभी तक देखे। अब देखिए कि इसके अलावा इसके जो लक्षण है वो देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए इसमें फिर कहा जा रहा है कि धी, यानी कि विजडम होना चाहिए इंसान में। क्लियर। एक जो व्यवहार कुशल हो, समाज के साथ चल पाए, ये होना चाहिए। फिर बात आती है नॉलेज की, और साथ में नमा जो है वो सत्यम, यानी कि बेनोवेलेंट ट्रुथफुलनेस, यानी कि सच्चाई पे तो रहेंगे लेकिन दया का भाव नहीं छोड़ना है। क्या नहीं करना है, दया का भाव नहीं छोड़ना है। और उसके बाद अक्रोध, अक्रोध कहने का मतलब गुस्सा नहीं करने हैं।
तो ये 10 लक्षण बताए गए। और जब बात निरपेक्ष की कही जाती है तो निरपेक्ष का मतलब होता है इससे दूरी बना के रखना। तो क्या कोई इंसान धर्म से निरपेक्ष हो सकता है? ये 10 लक्षण जो हैं, क्या कोई इंसान इससे दूर हो सकता है? नहीं। और यदि ये गुण खत्म हो जाए मानव के अंदर तो वो मानवीय संवेदना उसमें नहीं रह पाती है। तो यानी कि कोई भी धर्म से दूर नहीं रह सकता और यहां तक कि स्टेट भी धर्म से दूर नहीं रह सकता। अब देखिए कि कहा जा रहा है कि दीज आर द 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द धर्मा, और धर्म के ये क्या है? 10 लक्षण है। स्टेट शैल नॉट गिव प्रेफरेंस टू एनी रिलीजन बट विल मेंटेन इक्विडिस्टेंस विथ ऑल। क्लियर? अब देखिए सेकुलर का मतलब, अब समझना थोड़ा सा, सेकुलर का मतलब किससे है? धर्म निरपेक्ष से। धर्म निरपेक्ष से, सॉरी, अब देखिए कि मैं बात कर रहा था सेकुलर का, ओके, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, इट इज अ पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष, और जब आप रिलीजन का मतलब किससे होता है? धर्म से होता है। तो यही मुख्य कारण था कि कोई भी इंसान या स्टेट धर्म से निरपेक्ष तो हो नहीं सकता है, दूर नहीं रह सकता है। वो एक्चुअली में किससे दूर रह सकता है? तो पंथ से निरपेक्ष रह सकता है। और इस कारण से जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ये किया फैसला कि जो हिंदी रूपांतरण होगा सेकुलर का वो पंथ निरपेक्ष होगा, ना कि धर्म निरपेक्ष होगा। अब देखिए कि इस पॉइंट में देखिए, इफ यू गो बाय द एवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्मा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग और स्टेट टू रिमेन अवे फ्रॉम इट। तो ये संभव ही नहीं है कि आप धर्म से निरपेक्ष हो सकें और पंथ से निरपेक्ष हो सकते हैं। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति जो है, और फिर राज्य की बात करें खास करके यहाँ पर, तो वो पंथ से इक्वी डिस्टेंस बना के रख सकता है, बराबर की दूरी बना के रख सकता है, ना कि धर्म से। अब देखिए नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या है? सोशलिज्म, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसे? समाजवाद। और समाजवाद जब आप कहते हैं तो इसका लेना देना किससे है? मोर इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी विस इंडिविजुअल, यानी कि इंसान से ज्यादा, किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा यदि समाज को महत्व दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? ये जो सोच है, ये जो अवधारणा है, इसे हम क्या कहते हैं? सोशलिज्म कहते हैं। फिर कहा जा रहा है कि स्ट्रेस ऑन द इक्वालिटी फॉर ऑल, यानी कि सब को क्या होंगे? बराबर होंगे, इस पे जोर डाला जाता है। और इक्वालिटी जो लाई जाएगी वो राज्य के हेल्प से लाई जाएगी, यानी कि राज्य की सहायता से, सरकार की सहायता से लाई जाएगी। और वर्क अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ एवरीवन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के क्षमता अनुसार उसको क्या दिया जाएगा? कार्य दिया जाएगा। और जो उसको वेतन दिए जाएंगे वो इंडिविजुअल को उनके वर्क के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि काम उसके क्षमता अनुसार, बौद्धिक हो या शारीरिक क्षमता हो, और उस काम के मुताबिक उसके वेतन होंगे, वेतनमान होंगे, सैलरी दी जाएगी, उनकी जो इमोलमेंट्स होती है वो दी जाएगी। अब देखिए जहाँ तक मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ, ये चूंकि मैं जीएस के पेपर को डील कर रहा हूँ तो यहाँ पर किसी भी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द PSIR, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं। अब देखिए कि दो तरह के क्या है सोशलिज्म है, एक मार्क्सिज्म और एक फेबियन सोशलिज्म। तो एक मार्क्सवाद है और एक फेबियनवाद है, और उसके बारे में हम क्या करते हैं? धीरे से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि है क्या। देखिए मार्क्स का क्या कहना था ये समझते हैं
कि जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है उसमें दो तरह के लोग होते हैं। क्लियर? एक क्या होता है एक्सप्लॉइटर, जो कि क्या करता है दोहन करता है अपने फायदे के लिए, दूसरे का यूज नहीं कहिए मिसयूज करता है एक तरीके से। और दूसरा क्या होता है, एक तो शोषक हुआ और एक क्या होता है शोषित होता है। एक क्या होता है शोषित और दूसरा क्या होता है शोषक। समझे? अब देखिए कि हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज ए प्रोलिटरिएट। क्लियर? जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोलिटरिएट कहते हैं। और समझिए ये क्या होते हैं, जैसे कि मजदूर वर्ग हो गए, क्लियर, कृषक हो गए, ध्यान देना। और दूसरी तरफ पे क्या होता है वर्ग्यूज, यानी कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहने का ये मतलब है कि जिसके पास आप देखिए कि क्या हो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जिसके पास भूमि हो, जिसके पास मजदूर हो और जिसके पास पूंजी हो, ताकि वो क्या करे उद्यमता के आधार पे क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए। समझिए? और जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो रिच से क्या होता जाएगा, रिचर होता जाएगा। क्योंकि एक कहावत है पुरानी, मनी बिगेट्स मनी, यानी कि पैसे से पैसे बनाए जाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉइटर है वो एक्सप्लॉइट करता है किसको, मजदूर वर्ग को, कृषक वर्ग को, और उसको उतना ही भोजन वस्त्र आवास देता है जिससे कि वो अपना काम चला सके और आगे फिर मजदूरी के लिए आ सके। ठीक है? ये कैपिटलिस्ट क्लास की सोच है। और कैपिटलिस्ट क्लास की जो सोच होती है उसमें आप ये समझिए कि वो बाज़ार के आधार पे होती है, यानी कि जिस चीज़ की डिमांड है और उसी चीज़ का वो सप्लाई करेंगे, मतलब मांग और आपूर्ति के आधार पे चलते हैं, ना कि मानवीयता और जो ह्यूमन बीइंग है उसके बेटरमेंट के लिए। तो अब देखिए इसी कारण से क्या होता है कि एक क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाती है किसके किसके बीच में, मजदूर कृषक के बीच में, और दूसरी तरफ देखिए तो पूंजीपतियों के। अब देखें कि हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। देखिए हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में स्टेट्स, अब देखो जो राज्य है या जो सरकार है वो पूंजीपतियों का साथ देती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। और कार्ल मार्क्स का ये भी मानना है कि जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी उसमें ये बताया कि चूंकि पूंजीपतियों का संरक्षण सरकार कर रही होती है तो सरकार को सबसे पहले हटाया जाए ताकि पूंजीपतियों को भी खत्म किया जा सके, और उसके बाद जो सत्ता में यानी कि डिसीजन मेकिंग की स्थिति में कौन होगा, मजदूर या कृषक होगा, यानी कि प्रोलेटेरिएट क्लास, यानी कि एक्सप्लॉइटेड क्लास जिसे हम शोषित वर्ग कहते हैं। और इसके कारण से क्या होगा कि पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा क्या, स्टेट, और स्टेट लेस हो जाएगी पहली बात। और दूसरी बात ये क्लास लेस भी हो जाएगी क्योंकि पूंजीपति और जो आपके प्रोलेटेरिएट क्लास हैं, शोषित वर्ग हैं, उसके बीच का जो फासला है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा आसानी से तो होने से रहा, कार्ल मार्क्स का ये मानना है। तो अब इनका ये कहना है कि देखिए कि ऐसा अपने आप और बड़ी आसानी से नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति किसके द्वारा करनी पड़ेगी, जो कृषक वर्ग हैं और जो मजदूर वर्ग हैं उनके द्वारा करनी पड़ेगी। और किसके खिलाफ, स्टेट और कैपिटलिस्ट के खिलाफ। और कहा कि जो क्रांति होती है वो उसमें क्या होता है, सडन चेंज होता है, तत्काल बदलाव होती है। और क्रांति जब होती है तो उसमें जब तत्काल बदलाव होगा तो वायलेंस जैसी चीज़ या हिंसा जैसी चीज़ होती है, ध्यान देना इस चीज़ को। और कार्ल मार्क्स ने इसलिए कहा कि देयर कांट बी बर्थ विदाउट ब्लीडिंग, यानी कि जो बर्थ है यानी कि जो जन्म है, और जन्म जो है वो बिना किसी रक्तस्राव के नहीं हो सकता।
यानी कि बर्थ जन्म के लिए रक्तस्राव की ज़रूरत है, रक्त तो बहना ही होगा। और यहाँ पर बर्थ का क्या मतलब है, क्लासलेस सोसाइटी से, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी से, और दूसरी तरफ ब्लीडिंग का क्या लेना देना है, क्रांति से। तो जब आप मार्क्सवाद की बात करें और समाजवाद के लिए, तो उसमें सीधे तौर से ये था कि जो क्लास होंगे, उन जो वर्ग होंगे, उनके बीच में लड़ाई होगी और जो आधिपत्य होगा अंत में मजदूरों का होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मजदूरों, आपको कुछ भी खोने को नहीं है, आप लड़िए, ठीक है। अब देखिए, और दूसरी तरफ एक फेबियन सोशलिज्म है। क्या है, फेबियन सोशलिज्म। अब इसमें देखते हैं कि है क्या। तो देखिए, फेबियन सोशलिज्म के अंदर आप समझिए कि इनका ये कहना है कि लगातार और तुरंत जो है तत्काल बदलाव नहीं हो सकती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि छोटी छोटी विक्ट्रीज आपको पाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ आप लड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, आप जीतेंगे, पहली बात। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेसी के थ्रू लाई जाएगी। किसके थ्रू लाई जाएगी, डेमोक्रेसी के थ्रू लाई जाएगी। अब जो फेबियन सोशलिज्म के अंदर ये कहा गया कि इन फेबियन सोशलिज्म थ्रू द लॉ, कानून लाया जाएगा और कानून के हिसाब से बदलाव किया जाएगा कि कैपिटलिस्ट क्लास जो हो गया उसको खत्म नहीं किया जाएगा। मार्क्स क्या कह रहे थे कि कैपिटलिस्ट क्लास को खत्म कर देंगे। इन्होंने कहा कि नहीं जी, कैपिटलिस्ट क्लास खत्म नहीं होगी, वो बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव लाया जाएगा, कोई रक्तपात जैसी चीज़ें नहीं होगी। उन मार्क्स ने कहा था कि स्टेट का कोई रोल नहीं है, और इन्होंने कहा कि स्टेट का क्या है, रोल है। अब देखिए कि देखिए, कहा गया कि टू गेट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, हेल्प ऑफ लॉ इज बीइंग टेकन। मतलब यदि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी लानी है, समानता लानी है, तो इसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी, लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। और लॉ कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, यानी कि स्टेट इंटरवीन करने जा रहा है, ऐसा फेबियन महाशय ने कहा था। अब देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें फ्री मार्केट सिस्टम होगा, ठीक है। फ्री मार्केट को एग्जिस्ट विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कैपिटलिस्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्री मार्केट है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सारे के सारे प्रोडक्शन होंगे, चाहे गुड्स के हों या सर्विसेज के हों, वस्तुओं के हों या सेवाओं के हों। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दो चीज़ें साथ साथ चलेगी। एक तरफ फ्री मार्केट भी होगी और दूसरी तरफ सरकार क्या करेगी, बीच बचाव भी करेगी, ताकि जो सामाजिक असमानता है उसको खत्म किया जाए। इसके लिए सरकार क्या करेगी, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम या कल्याणकारी योजनाओं को चलाएगी। अब देखिए कि फेबियन के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक रोमन डिक्टेटर हुआ करते थे, और पूरा नाम इनका था क्वांटिसो फेबियन मार्क्सिमस। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, हिज आइडियोलॉजी इज रिलेटेड टू द सोशलिज्म, वाज नोन एज ए फेबियन सोशलिज्म। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इसी को किस नाम से जाना गया, फेबियन सोशलिज्म के नाम से जाना गया। अब फेबियन सोसाइटी 4 जनवरी 1884 को बनाया गया था, और फिर अब ब्रिटिश सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल टू इम्प्लीमेंट द सोशलिज्म, और इस सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको ब्रिटेन में लाया गया बाद में, और वहाँ पर फेबियन सोसाइटी को गठित किया गया। अब देखिए, तो इसमें ध्यान देना है कि डू नॉट सपोर्ट इम्प्लीमेंटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू वायलेंट एंड रिवोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर क्रांति जैसी चीज़ को बिल्कुल नकारा गया। और फिर हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस फेबियन सोसाइटी की सदस्यता ली थी, और उनके मन मस्तिष्क में यदि कहिए, तो उनकी विचारधारा में यदि कहिए, तो इस फेबियन सोशलिज्म
जो थी वो इम्प्रिंट कर गई थी, यानी कि वो बहुत गहरा छाप था उनके ऊपर। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को उन्होंने 5 ईयर प्लान के तहत मतलब लागू करने की कोशिश की थी और किया भी, और 5 ईयर प्लान चलता भी रहा, ठीक है, आगे की तरफ भी। तो देखिए कि इसमें ब्रांचेज इन द अदर कंट्रीज, और इस फेबियन सोसाइटी का दूसरे भी कंट्री में क्या है, ब्रांचेज है। अब अभी भी ये वर्किंग कंटिन्यूअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिमम वेज इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जो मिनिमम वेज जैसे न्यूनतम मजदूरी जैसी चीज़ के लिए जो कानून लाई गई, वो कहीं ना कहीं फेबियन जो बाद है उसके कारण से हुआ। चलिए अब समझते हैं सॉवरेंटी या जिसे संप्रभुता कहा जाता है, इसका क्या लेना देना है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए कि ये इट इज़ ए क्वालिटी और स्टेट, ये एक ऐसी अवस्था है किसी भी सॉवरेन की यानी संप्रभु की, जिसमें उसके पास क्या होता है, सुप्रीम पावर होता है, यानी कि सारी अथॉरिटी उसके पास होती है। वो अपने आंतरिक कोई नियम बनाए, कोई कानून बनाए, या कोई नीतिगत फैसला ले, या कोई बाह्य नीतिगत फैसला ले, या कोई संबंध है दूसरे देशों के साथ, वो स्टेट तय करेगा। और जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉवरेन कहते हैं। अब देखिए इसमें समझने की बात की है ये कि सॉवरेंटी प्रोवाइड स्पेशल पावर टू द स्टेट। ये क्या करता है, स्टेट को दो तरह के पावर देता है। एक मैंने जैसा कि आपको बताया इंटरनल एरिया में यानी कि आंतरिक क्षेत्र में, और दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल एरिया में यानी कि बाह्य क्षेत्र में। जब बात इंटरनल की जाती है या आंतरिक की जाती है तो उसमें देखिए कि ये जब कोई गवर्नमेंट यदि कोई फैसला लेगी अपने आंतरिक मामलों में तो वो बिल्कुल फ्री होगी, यानी कि उसके ऊपर कोई किसी तरह की बंदिश नहीं होगी, कोई दबाव नहीं होगा। चाहे वो राजनीतिक फैसला ले या आर्थिक फैसला ले या प्रशासनिक फैसला ले, ठीक है। और वो दूसरे से निर्देशित नहीं होगी, किसी भी दूसरे देश से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से निर्देशित नहीं होगी। और जब बात एक्सटर्नल की या बाह्य संप्रभुता की बात की जाए तो उसके द्विपक्षीय संबंध किसके साथ कैसे होंगे, या उसके जो बहुपक्षीय संबंध किसके साथ कैसे होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा तय किया जाएगा, उस राष्ट्र के द्वारा तय किया जाएगा। अब देखिए, अब इस बारे में जो सबसे मतलब एक परिभाषा है जो कि सबों के द्वारा मानी जाती है इन जनरल, वो जॉन ऑस्टिन का है। अब जॉन ऑस्टिन का क्या कहना है ये देखिए, उनके हिसाब से लॉ इज अ कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय ए सैंक्शन। मतलब जो कानून है वो सॉवरेन के द्वारा क्या किया जाता है, एक तरीके का आदेश है, और यदि उस आदेश को नहीं माना जाता है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्या की जा सकती है, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए बारी बारी से हम इन शब्दों को समझते हैं कि यहाँ पर कमांड का क्या मतलब है, कमांड का क्या मतलब है, ये देखिए क्या है। देखिए, कमांड्स आर एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर गिवन बाय द सुपीरियर टू इन्फीरियर। और ये आदेश क्या होता है, एक तरह की इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, जो वरिष्ठ हैं वो अपने कनिष्ठ को यानी कि अधीनस्थ को देते हैं। यानी कि इस जगह पे यदि देखें जो सॉवरेन है वो सॉवरेन किसको देगा, जनरल पब्लिक को देगा। अब देखें कि देयर आर कमांड्स विच आर लॉज एंड विच आर नॉट, क्लियर। ऐसे भी कमांड्स होते हैं जो कि कानून है या नहीं भी है। ऑस्टिन ने क्या किया था, कानून को कमांड से अलग किया था, ठीक है, यानी कि जो आदेश है और कानून में ये फ़र्क है, ऐसा ऑस्टिन ने कहा था। लॉज आर जनरल कमांड, क्लियर। कानून की यदि बात की जाए तो वो क्या है, एक साधारण आदेश है। अनलाइक कमांड के अंदर क्या होता है, गिवन ऑन ए पैरेड ग्राउंड, जैसे कि पैरेड ग्राउंड के अंदर दी जाती है, फिर जो भी ट्रूप्स हैं उनके द्वारा फॉलो किया जाता है, ऐसा उन्होंने डिस्टिंक्शन दिया था, यानी कि फ़र्क बताया था।
इसके बाद जो दूसरा शब्द है जो कि इस समय हमें समझने की ज़रूरत है इस परिभाषा के हिसाब से यदि देखा जाए तो वो क्या है, ये देखते हैं। सो सॉवरेन, अ सॉवरेन इज एनी पर्सन, कोई जो सॉवरेन कौन होगा, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा और बॉडी ऑफ पर्सन या व्यक्तियों का समूह होगा, whom the bulk of political society habitually obeys, जिसको क्या होते हैं कि जो राजनीतिक समाज है कहीं ना कहीं उसको क्या करता है, फॉलो करता है, उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाएगा, संप्रभु कहा जाएगा, ठीक है, और उसको दूसरे लोगों के द्वारा माना जाता है। अब आप समझिए कि सैंक्शन क्या है, यानी कि जो दंडात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है वो देखिए, वो कहीं ना कहीं ये टर्म रोमन लॉ से लिया गया है। और सेलमन ने कहा था सैंक्शन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोरेशन बाय विच एनी सिस्टम ऑफ इम्पेरेटिव लॉ इज इन्फोर्स्ड। तो सेलमन का क्या कहना था कि ये जो दंड दिए जाते हैं एक लोगों को अपनी बातों को मनवाने का एक क्या है, तरीका है, ठीक है, जिससे कि पूरी की पूरी प्रणाली को क्या किया जा सके, लागू किया जा सके। फिजिकल फोर्स अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि यदि न्याय को लाना है तो बहुत बार क्या किया जाता है, फिजिकल फोर्स यानी कि जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं बल का प्रयोग किया जाता है। अब जहाँ तक सॉवरेंटी का सवाल है तो आप देखिए कि इसको 3 हिस्से में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, लीगल सॉवरेंटी यानी कि विधिक संप्रभुता कहते हैं, राजनीतिक संप्रभुता पॉलिटिकल सॉवरेंटी, और पब्लिक सॉवरेंटी यानी कि जो लोक संप्रभुता। अब बारी बारी से इन चीज़ों को समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले देखिए कि लीगल सॉवरेंटी क्या होता है ना। देखिए तो इसमें समझिए कि मुख्य जो इसके लक्षण है कि दैट ही कैन मेक लॉ, जो लीगल सॉवरेन होगा वो कानून बना सकता है। अब देखें कि इस हिसाब से यदि देखें तो पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, भारत की संसद को क्या है, बनाने का अधिकार है। लेकिन जब आप संसद की बात करते हैं तो संसद में क्या होता है कि 3 हिस्से हैं। पहला तो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं जो कि इसके सदस्य तो नहीं, अभिन्न अंग हैं। दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। अब राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति का लेना देना सिर्फ और सिर्फ विधायिका से नहीं है, उनका लेना देना एग्जीक्यूटिव से भी है, कार्यपालिका से भी है, और वो कार्यपालिका के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो एक ही व्यक्ति लेजिस्लेचर से भी संबंधित है और एग्जीक्यूटिव से भी संबंधित है। तो आप यदि कहते हैं कि ये जो संसद के पास सारी की सारी शक्ति निहित है कानून बनाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, सिंस प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सो बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इनैक्ट लॉ टुगेदर, यानी कि लेजिस्लेचर एक तरफ और दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ लेजिस्लेचर और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव, ये दोनों मिलके कानून बनाते हैं। अब देखो, यही नहीं, यदि कोई इसके ऊपर विवाद हो जाए या इसको चुनौती दी जाए इस कानून को, तो जैसा कि आपको ध्यातव्य पता है कि अनुच्छेद 13(2) के तहत क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, इसका न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू जुडिशियली रिव्यू एनी लॉ इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट। ओके, तो इस चीज़ को समझिए। और आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति की जब तक हस्ताक्षर नहीं होती है किसी भी विधेयक के ऊपर जो कि लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका है, जब तक उनकी हस्ताक्षर नहीं होगी वो विधेयक अधिनियम में बदलेगा नहीं, और जब तक अधिनियम में बदलेगा नहीं तब तक वो लागू नहीं किया जा सकता है। और इसी कारण से राष्ट्रपति जो है वो पूरी विधायी प्रक्रिया के क्या है, एक अभिन्न अंग है, इज ए इंटीग्रल पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट समझिए, सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस वेदर वंस लॉ इज इनैक्टेड इट इज फाइनल। ये फाइनल तो है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जुडिशरी हैज ए पावर टू रिव्यू एंड कैन डिक्लेयर एनी लॉ इफ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। यदि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, और जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है
वो आपको जैसा मैंने बताया कि अंडर आर्टिकल 13(2) के तहत दिया गया है। अब देखिए, तो कहा जा रहा है कि सो अंटिल एंड अनलेस ऑल थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट अप्रूव्स एनी लॉ इट इज़ नॉट ऑपरेशनल, सो वी कैन लोकेट सॉवरेंटी इन गवर्नमेंट। क्लियर? तो जब तक कार्यपालिका जिसके मुखिया हमारे राष्ट्रपति होते हैं, विधायिका जिसमें दोनों सदन जब तक किसी विधेयक को पारित न करे, बिल को पारित न करे, पास न करे, और अंत में जुडिशियल यदि रिव्यू हो तो वो उससे ओके ना हो जाए, तब तक कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। यानी कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास तो है, लेकिन लागू होने तक और भी गवर्नमेंट के जो दो विंग्स हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की भी रोल आ जाती है। क्लियर? तो ये कहना कि जो संप्रभुता है वो पार्लियामेंट में है, वो अपने आप में क्या होगी, गलत होगी बात। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल सॉवरेंटी, यानी कि राजनीतिक संप्रभुता। पॉलिटिकल सॉवरेंटी की यदि बात की जाए तो वो किसके पास है, वोटर्स के पास है। ठीक है? क्योंकि जब चुनाव होता है तो उस समय एक्चुअली जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या करती हैं कि अपना मैनिफेस्टो या चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है, और जिसमें ये बताते हैं कि भाई ये कार्यक्रम होगा, ये प्रोग्राम चलाएंगे, स्कीम चलाएंगे, ये हमारी नीति है। और उसके हिसाब से वोटर्स ने यानी मतदाताओं ने यदि उस पॉलिटिकल पार्टी को मत दिया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, चुने जाते हैं इलेक्शन में, और फिर वो कहाँ पर पहुँचते हैं, संसद में पहुँचते हैं या पार्लियामेंट में पहुँचते हैं। समझिए इस चीज़ को। तो पॉलिटिकल सॉवरेंटी यदि कही जाए तो वो किसके पास है, तो वोटर्स के पास है ना। अब बारी आती है पब्लिक सॉवरेंटी। जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी की यदि बात की जाए तो वो किसके आगे नतमस्तक है, इट बो बिफोर द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक अल्टीमेटली डिसाइड्स हु इज गोइंग टू बी देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? कौन उनके प्रतिनिधि होंगे। अब देखिए कि पब्लिक कंसिस्ट ऑफ ए वोटर्स और नॉन वोटर्स हु अफेक्ट्स वोट्स एंड पॉलिटिकल सॉवरेंटी। अब देखिए तो क्या पब्लिक के अंदर और सिर्फ वोटर्स ही आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक के अंदर वोटर्स और नॉन वोटर्स दोनों ही आते हैं, वोटर्स और नॉन वोटर्स दोनों ही आते हैं। अब समझें कि यदि हम और आप इसको वेन डायग्राम के माध्यम से समझना चाहते हैं तो देखें कि इसमें है क्या, कि ये पब्लिक है, और पब्लिक क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड है पब्लिक। और जो वोटर्स हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के जब होंगे तब जाके उनको वोटिंग का अधिकार मिलता है। तो समझना, तो यदि कहा जाए कि पब्लिक सॉवरेंटी के आगे पॉलिटिकल सॉवरेंटी नतमस्तक है तो ऐसा भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पब्लिक के अंदर नॉन वोटर्स यानी कि गैर मतदाता भी आ जाते हैं नाउ। लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के अंदर कहा जाए तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही अंत में क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं और उसको लागू करवाते हैं। तो अंत में पूरी की पूरी जो सॉवरेंटी है, चाहे वो लीगल सॉवरेंटी की बात की जाए, पब्लिक सॉवरेंटी की बात की जाए या फिर पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात की जाए, तो वो जो मतदाता है उसके आगे नतमस्तक है। और अल्टीमेट पावर किसके पास है, वी द पीपल, जो कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो भी कहता है, प्रस्तावना भी कहता है। अब देखिए कि समझते हैं कि सो इफ वी वांट टू लोकेट वन सुप्रीम ह्यूमन, ठीक है, यदि ऑस्टिन के हिसाब से एक सुप्रीम ह्यूमन हम खोजना चाह रहे हैं जिसमें संप्रभुता निहित हो, तो वो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। इन विच वी हैव ए सॉवरेंटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन डेमोक्रेसी बट सर्टेनली इट इज़ इन द पब्लिक, और इवन इन द पब्लिक इट इज़ इन द वोटर्स ओनली, इट इज़ इन द वोटर्स ओनली। नाउ
अब देखिए नेक्स्ट हिस्सा इसमें जो है वो किससे संबंधित है, जस्टिस से, जो शब्द है यानी कि न्याय की बात की जा रही है। अब न्याय का मतलब क्या है, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स जस्टिस फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, ऐसा ठीक है किसमें कहा गया है, प्रियम्बल में कहा गया है। अब देखिए कि जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस मीन्स टू मेक अ बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल। जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय तो दोनों ही पक्षों को मिलना चाहिए, या आप पूरे समुदाय की बात कर लें या किसी व्यक्ति विशेष की बात कर लें, यानी कि किसी का जो हक है वो नहीं मारा जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए समाज के हक की कुर्बानी हो या फिर समाज के लिए किसी व्यक्ति विशेष के हक की कुर्बानी हो। अब देखें नेक्स्ट वन, अब देखिए तो फिर इसमें कहा जा रहा है ना कि मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन द प्रियम्बल जस्टिस हैज़ बीन गिवन प्रेफरेंस ओवर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब ये सारी शब्दावली है, लिबर्टी भी है, ठीक है, समानता भी दिया गया है, भाईचारा भी दिया गया, लेकिन उस सबसे पहले क्या दिया गया, जस्टिस दिया गया। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने न्याय को ऊपर रखा है, जस्टिस को ऊपर रखा है, किससे, लिबर्टी से, इक्वालिटी से और फ्रेटर्निटी से। यानी कि जो आप स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें या भाईचारे की बात करें, इससे ऊपर किसको रखा है, जस्टिस रखा है। यानी कि इंसान को जब जस्टिस मिलेगा तब जाके लिबर्टी जैसी चीज़ हो सकती है, इक्वालिटी जैसी चीज़ हो सकती है या फ्रेटर्निटी जैसी चीज़ें हो सकती है। और इस चीज़ को यूपी पीसीएस के अंदर एग्जामिनेशन में प्रिलिमिनरी के अंदर ये पूछ दिया गया, इसकी मतलब एक तरीके से सीक्वेंस लगा के पूछा गया, 4 ऑप्शन रख के। तो आप समझिए कि किन बारीकियों से प्रश्न को पूछा जाता है और काफ़ी गहराई से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है यदि आप यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो देखो मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि अपनी कक्षाओं में जो ऑफलाइन की कक्षाएं होती हैं उसमें ये कहता हूँ कि यदि आपको एड्स जैसी बीमारियों का इलाज करना है तो चूरन से तो वो इलाज हो ही नहीं सकती है। यानी आपके यदि लक्ष्य पहाड़ जैसे हैं तो प्रयास भी पहाड़ जैसा ही होगा, और यदि लक्ष्य ऊंचा रखते हैं और प्रयास थोड़ा रखते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में या तो लक्ष्य को टोन डाउन करना चाहिए या प्रयास को बड़ा करना चाहिए। लेकिन इतनी बात तय है कि लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि रिक्वायरमेंट एंड जो आप दे रहे हो उसके बीच में बराबरी ना आ जाए। डिमांड और सप्लाई की बात यहाँ भी है, जो डिमांड है उस पोस्ट की उसके हिसाब से आपको चीज़ें सप्लाई भी करनी पड़ेगी, चाहे वो व्यक्तित्व के हिसाब से हो या आपकी जानकारी के हिसाब से हो या लीडरशिप क्वालिटी की बात की जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी की बात की जाए। चलिए बहरहाल हम समझते हैं, जस्टिस के ऊपर आते हैं और इसको 3 तरीके से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। हम बारी बारी से इसको समझेंगे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आर ऑन हायर पेडेस्टल विस पॉलिटिकल जस्टिस। यानी कि जब राजनीतिक न्याय की बात की जाए तो उसको बाद में रखा गया है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को पहले रखा गया है। इससे ये बात तय होती है कि इन दोनों न्याय को, सामाजिक और आर्थिक न्याय को ज़्यादा तरजीह या प्रेफरेंस दी गई है, वरीयता किसके मुताबिक, यदि देखें तो राजनीतिक न्याय के मुताबिक या उसके तुलना में यदि कहा जाए। अब बारी बारी से समझते हैं कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है। जहाँ तक सामाजिक न्याय का मतलब है, इसमें ये है कि प्रत्येक जो नागरिक हैं उनको समान अवसर मिलेंगे, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, उसकी जाति कुछ भी हो, ठीक है, वो किसी भी क्रीड का हो,
वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह उसका जन्म स्थान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। और इन सब आधार पे जो ऊपर दिया गया है, इन आधार पे किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि देयर शैल बी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज फॉर एनी क्लास ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरह का विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। और जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, या फिर जो अन्य पिछड़े जाति हैं, या फिर अब सवर्णों के अंदर भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े समूह हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा ताकि उनके समाज में बराबरी का हैसियत मिल सके। और इसे ही क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बारी आती है इकोनॉमिक जस्टिस की। किसकी? इकोनॉमिक जस्टिस की। इट मीन्स देयर विल बी इक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि जो गरीब और अमीर है उनके बीच में क्या होगा, बिल्कुल बराबरी होगी। एंड देयर विल बी ऑल अराउंड एफर्ट्स टू ब्रिज द गैप, यानी कि गरीब और अमीर के बीच में जो फ़र्क है, उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा अन्य योजनाएं, बहुत सारी योजनाओं, नीतियों के द्वारा कोशिश की जाएगी कि इसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जा सके। अब देखिए नेक्स्ट बारी आती है पॉलिटिकल जस्टिस की। किसकी? पॉलिटिकल जस्टिस की। और पॉलिटिकल जस्टिस में यानी कि राजनीतिक न्याय की यदि बात की जाए तो उसमें ये समझिए कि बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी उपजाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लिंग कुछ भी हो, जन्म स्थान कुछ भी हो, प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का क्या होगा, समान अवसर होगा। किसी के साथ किसी भी तरह की क्या नहीं की जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। और इसी को क्या नाम दिया गया, राजनीतिक न्याय का। अब देखें कि यहाँ तक कि जो हमारे संविधान का पार्ट 4 है, जिसमें कि क्या दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि सरकारें जब भी कोई कानून बनाए या सरकार कोई भी नीतिगत फैसला ले, तो उसको उस फैसला लेते वक्त इन चीज़ों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इस नीति निर्देशक के हिसाब से ही काम करना चाहिए सरकार को। और इसमें देखिए कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, वो कहीं ना कहीं बात किसकी कर रहा है, जस्टिस की कर रहा है। और ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो सामाजिक और आर्थिक जो एक पूरी की पूरी जो संरचना है, वो क्या हो, न्याय के आधार पे हो। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की यदि बात की जाए तो आप इसमें ये देख लीजिए कि ये भी कहीं ना कहीं बात किसकी कर रहा है, समानता की कर रहा है। किसकी? समानता की। विच आर रिलेटेड टू द पॉलिटिकल जस्टिस एंड इंश्योर्स दैट। और ये क्या करता है, पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करता है। और साथ में ये न्याय की जो अवधारणा है उसके हिसाब से ही है। अब बारी आती है लिबर्टी की। लिबर्टी का मतलब देखिए कि क्या है, जस्ट देखिए, इस लिबर्टी शब्द का जो हमारे प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, क्लियर, इसमें ये नहीं है कि किसी भी तरह का नियंत्रण का अभाव होगा, ठीक है, और किसी तरह का पोजीशन नहीं होगा, मालिकाना हक नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, यानी कि सकारात्मक अवधारणा है। और इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने आइडिया को, अपने विचारों को, ध्यान देना, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी सोच समझ को, विश्वास को, अपने धर्म को, अपनी पूजा पद्धति को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, रख सकता है, और इसकी कोई पाबंदी नहीं है। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं कि भारत के संविधान में आप देखिए कि 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के तहत यदि देखें,
और साथ में धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 बिल्कुल स्पेसिफिकली ये दिया गया है, जिससे कि क्या हो सके, इस लिबर्टी को सुनिश्चित किया जा सके। अब इस कड़ी में जो अगला शब्द है वो क्या है, इक्वालिटी या समानता। इसका क्या मतलब है कि कानून की नज़रों में क्या होंगे, सभी समान होंगे और कानून सबको क्या देगा, समान संरक्षण देगा। अंडर आर्टिकल 14 के तहत सीधे तौर से ये बात रखी गई है इक्वालिटी की। और समान अवसर अनुच्छेद 15 में भी आप देखिए कि आपको मिल जाएगा, अनुच्छेद 16 में भी मिल जाएगा आपको। अब देखें कि प्रत्येक जो नागरिक है कैन टेक पार्ट इन द इलेक्टरल प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, फॉर दैट पर्पस दे हैव ए इक्वल पॉलिटिकल राइट। यानी कि प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है, चुनावी प्रक्रिया में या प्रशासनिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और इसके लिए इनको समान राजनीतिक क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि देयर कैन not be any discrimination in public employment and entry to the public place on the name of caste creed। ये अनुच्छेद यदि आप देखिए तो अनुच्छेद 15 में ये दिया गया है, क्लियर। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की यदि बात की जाए तो अंडर आर्टिकल 16 में ये दिया गया है कि किसी भी आधार पे क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब देखिए कि नेक्स्ट आप ये समझें कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन क्लास ऑफ पर्सन बाय अनदर क्लास ऑफ पर्सन इज टोटली प्रोहिबिटेड। मतलब एक व्यक्ति, एक तरीके का व्यक्ति, यानी कि एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्ति को एक्सप्लॉयट करे, इसकी बिल्कुल मनाही है। अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में तो दिख ही रहा है, लेकिन एक्सप्लिसिटली यदि कहा जाए, सीधे तौर से यदि कहा जाए तो ये हमें आर्टिकल 17 के अंदर दिया गया है। और आर्टिकल 17 की यदि बात की जाए, इट डज नॉट हैव एनी एक्सेप्शन, इट डज नॉट हैज एनी एक्सेप्शन। मानने कि इसमें कोई एक्सेप्शन जैसी चीज़ ही नहीं है। अनुच्छेद 17 की यदि बात की जाए तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेकर 35 में, सिर्फ 17 का कोई क्या नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें समझते हैं। सो देयर इज प्रोविजन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क दिया जाएगा, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे किया जाएगा, ये भी व्यवस्था है। अब देखें कि दो प्रोविजंस ऐसे हैं, देयर आर टू प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी। और दो प्रावधान ऐसे हैं जिससे क्या होता है कि राजनीतिक समानता जो है वो सुनिश्चित हो पाती है। सबसे पहले तो देखिए कि आर्टिकल 325 में दिया गया है कि कोई भी पर्सन का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम चुनावी जो मतदाता पत्र है, ठीक है, मतदान पत्र है, उससे सिर्फ इस आधार पे नहीं हटाया जा सकता है या उसको वंचित रखा जा सकता है कि वो किसी विशेष धर्म का हो, किसी विशेष जाति से हो, किसी विशेष लिंग से संबंधित हो। तो ये ध्यान रखने की बात है। एक तो 325 के तहत दिया गया अनुच्छेद, और फिर देखिए कि नेक्स्ट जो बारी आती है इस संबंध में, वो देखिए क्या है, वो क्या है 326। अनुच्छेद 326 के अंदर भी ये व्यवस्था है कि दैट द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रयोग किया जाएगा। ये समानता लाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहने का मतलब क्या है कि 18 वर्ष से ज़्यादा, 18 वर्ष या उससे ज़्यादा किसी भी व्यक्ति की उम्र में हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, जन्म स्थान से संबंधित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होगा। हाँ, कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जो कुछ धाराएं हैं उसके तहत यदि एक व्यवस्था है कि 2 साल या उससे ज़्यादा की यदि उसको किसी को कैद की सज़ा दी गई है तो उसको वंचित रखा जा सकता है। समझिए इस चीज़ को, अन्यथा ऐसा नहीं है कि किसी को
मतदान करने से वंचित रखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बारी आती है बंधुत्व की, या हम बोलचाल की भाषा में भाईचारा जिसे कहते हैं। इट मीन्स प्रमोटिंग ब्रदरहुड इरिस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द कास्ट, रिलीजन, रीजन एंड बिसाइड प्रमोटिंग कंपोजिट कल्चर। जब बात बंधुत्व की होती है तो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, क्षेत्र का हो, क्लियर, उस यानी कि विविधता रहने के बावजूद भी क्या लाया जाएगा, बंधुत्व लाया जाएगा, और जो देश की साझा विरासत है उसको क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए जो यूनिवर्सल सिटीजनशिप की यदि बात की जाए तो वो हमारे संविधान के अंदर है, और ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो बंधुत्व की जो अवधारणा है उसको और भी मजबूत करता है। देखिए तो अब कहा जा रहा है कि इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्सेबल but still it is objective is to achieve social and economic equality which ultimately strengthen the spirit of fraternity। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं हमें पता ही है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि यदि सरकार कोई उसको ना माने अपने नीति बनाने के वक्त, कोई कार्यक्रम या कोई स्कीम लाने के वक्त, तो उसको कोर्ट में सरकार को हम घसीट नहीं सकते, ना उसको कोर्ट के आदेशानुसार लागू करवा सकते हैं, ध्यान देना। लेकिन इसके बावजूद भी यदि समाज में हमें क्या लाना है, सामाजिक और आर्थिक समानता लाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है, और जब आर्थिक और सामाजिक समानता होगी तो कहीं ना कहीं बंधुत्व क्या होगा, फैलेगा, वो आगे प्रमोट होगा। यानी कि बंधुत्व के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए कि व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये शब्द भी दिया गया। अब इसका क्या मतलब है ये देखें, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी एंड एम्बोल्डन इट, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज प्री रिक्विजिट। यानी कि जब तक दूसरे के साथ आप सम्मान से बात नहीं करेंगे, उसकी गरिमा को अक्षुण्ण नहीं रखेंगे, बनाए नहीं रखेंगे, तब तक क्या नहीं हो सकता, भाईचारा नहीं हो सकता। और इसी कारण से यदि देखा जाए तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोगों के, व्यक्तियों की क्या की जाए, गरिमा को बरकरार रखा जाए, उसको गारंटी किया गया है, ठीक है। और इसी कारण से जो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकारों के में रखा गया है। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे तौर से हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जा सकता है यदि उसके मूलभूत अधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, जस्टिसिएबल हैं, उसको लागू करवाया जा सकता है। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करता है, डायरेक्शन देता है किसी भी स्टेट को, क्या करता है, किसी भी राज्य को डायरेक्शन देते हैं कि जब भी वो कोई पॉलिसी बनाए, ठीक है, तो वो क्या करें, ध्यान दें, सुनिश्चित करें कि लोगों को उसकी आजीविका मिलती रहे, जो सिटीजन्स हैं। उसके बाद जो बड़ा ही न्यायोचित ढंग से और ह्यूमन कंडीशन हो किसका, वर्क का, और साथ में क्या हो कि किसी भी जो सिटीज़न की बात की जाए तो उनको एक उपयुक्त रहन सहन का स्तर मिल सके, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यानी कि उनके जीवन की जो गुणवत्ता है वो क्या हो, बेहतर हो। अब नेक्स्ट बारी आती है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि देश की एकता और अखंडता। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती थी
संविधान बनाते वक्त कि कैसे इस इतने विशाल देश को, जो कि आप भौगोलिक बनावट के हिसाब से देखें, विस्तार के हिसाब से देखें, जो सांस्कृतिक विरासत अलग अलग है, बोलियां अलग अलग हैं, ठीक है, क्षेत्रवाद जैसी चीज़ें हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरे के पूरे देश को एक सूत्र में पिरो के कैसे रखा जाए, और इस कारण से ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जैसा जो शब्दावली है उसको जोड़ा गया, ताकि जो समाज के अंदर एकता और अखंडता जो है वो बरकरार रहे। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यदि आर्टिकल 51A में चले जाएं, और ये इसमें क्या दिया गया, मूलभूत अधिकार दिया गया है, तो ये ड्यूटी है सारे के सारे सिटीजन्स के, नागरिकों के, कि वो अपने देश की एकता और अखंडता और इसकी संप्रभुता की रक्षा करें। ये क्या है, हमारी और आपकी एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या बनती है, ड्यूटी बनती है। फिर बारी आती है 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 1976 में लाया गया इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। तो उसमें यूनिटी ऑफ नेशन जैसा शब्द पहले से था, ठीक है, यूनिटी ऑफ नेशन जैसा शब्द पहले से था, अब उसको रिप्लेस किससे कर दिया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से, इस शब्दावली से उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जहाँ तक भारत की यदि बात की जाए तो भारत क्या रहेगा, अखंड रहेगा, भारत के किसी हिस्से को भारत से अलग होने का या सिसीड होने का अधिकार नहीं है, और साथ में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ रह सकें, और उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए ये व्यवस्था की गई है, या प्रावधान को इंसर्ट किया गया था। अब देखिए कि इस बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब उपापोह की स्थिति बनी रहती है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है कि हमारे संविधान में प्रियम्बल का स्टेटस क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ प्रियम्बल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए समझते हैं इस चीज़ को कि प्रियम्बल बीइंग द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का हिस्सा है, और बहुत दफ़े सर्वोच्च न्यायालय में इसको क्या किया गया, डिस्कस किया गया। और इस मामले में यदि देखें तो मोटे तौर से दो जो केस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो बेरूबारी का केस है, उसमें जो व्यवस्था थी वो देखिए, उसमें आर्टिकल 143(1) के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांगा, राय मांगी, ठीक है, और ऐसी राय मांग सकते हैं राष्ट्रपति, ऐसा संविधान के अंदर दिया गया, ठीक है। और देखते हैं इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट रिलेटेड टू द बेरूबारू केस एंड इन एक्सचेंजिंग द इनक्लेव्स विच वर डिसाइडेड फॉर द कंसिडरेशन बाय द बेंच कंसिस्टिंग ऑफ द 8 जजों की बेंच ने बेरूबारी यूनियन जो वो भारत में रहे या भारत पाकिस्तान को देगा, इसके मामले में ये जो चल रहा था, तो इसके बारे में एक जो केस लाया गया, उस 8 जजों के बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया। और फैसला क्या दिया, इसमें ये समझिए कि इस बेंच ने ये कहा, जस्ट इस बेंच ने ये कहा कि दो द बेरूबारू केस द कोर्ट स्टेटेड दैट द प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, ठीक है, यानी कि प्रियम्बल या जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का, वो संविधान बनाने वाले या निर्माताओं के मन मस्तिष्क को समझने के लिए क्या है, मतलब एक तरीके की कुंजी है, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरूबारी के केस में कहा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का, भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, और इसीलिए इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। अब केशवानंदा भारती केस के पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा, लेकिन इससे संबंधित जो है 1973 में यह फैसला दिया गया, और 13 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, 7-6 का बहुमत था, यानी 7 इसके पक्ष में थे, 6 इसके विपक्ष में थे।
ठीक है। जब हम अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उस जगह हम विस्तार से इस केशवानंदा भारती केस को पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल हम इसको प्रियम्बल के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या कहा गया, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेड़ूबाड़ी के केस में ये कह दिया गया कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस मामले में, केशवानंदा भारती के मामले में ये कहा गया कि नहीं, ये हमारे संविधान का हिस्सा है। अब देखिए, प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और द सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन और प्रोविजन, बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें समझिए 2-3 बातें हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रियम्बल है वो सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, यानी कि इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। बस इससे ये पता चलेगा कि संविधान में जो संविधान को जो बनाया गया उसके पीछे जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य आपको एक जगह पे संक्षिप्त में प्रियम्बल में दिख जाएगा। यानी कि यदि संविधान के 2 प्रावधानों के बीच में, ध्यान देना, संविधान के 2 प्रावधानों के बीच में यदि कोई कंफ्यूजन हो जाए, यानी कि एक प्रावधान दूसरे प्रावधान के विरोधाभासी दिखे, अगेंस्ट दिखे, तो ऐसी स्थिति में प्रियम्बल से उस विरोधाभास को, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ जो संविधान के प्रावधान जा रहे हैं वो विरोधाभास खत्म की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि प्रियम्बल और दूसरी तरफ कोई संविधान का स्पेसिफिक आर्टिकल, यदि ये एक दूसरे के विरोधाभासी हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रियम्बल की नहीं चलेगी बल्कि उस स्पेसिफिक आर्टिकल की चलेगी, यानी कि वो जो विशेष उपबंध है उसको माना जाएगा, ना कि ये प्रस्तावना या प्रियम्बल को माना जाएगा। इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में आप रख लें। अब देखिए, so it can be concluded that the preamble is a part of introductory part of the constitution। तो इसलिए कहा जा सकता है कि प्रियम्बल भाई शुरुआती हिस्सा है, ठीक है। और 1995 में भी एक मामला आया था, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। किसका? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ LIC ऑफ इंडिया। और इस मामले में भी ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का क्या है, आंतरिक हिस्सा है, मतलब इंटीग्रल पार्ट। आंतरिक का मतलब अभिन्न कह लीजिए, अभिन्न हिस्सा है, यानी कि इसको अलग नहीं किया जा सकता संविधान से। अब देखिए कि बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीधे तौर से इसको लागू नहीं किया जा सकता है। एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। क्लियर? 368 के तहत जो संविधान में संविधान संशोधन से जो संबंधित प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है। समझिए, इसके तहत इसमें भी बदलाव किया जा सकता है। और बदलाव देखो एक 3 तरीके से होता है। एक क्या होता है कि आप उसमें कोई चीज़ ऐड कर दें, दूसरा होता है उसमें डिलीट कर दें, ध्यान देना, और तीसरा होता है चेंज कर दें। क्लियर? तो उसमें कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ध्यान देना। उसमें जो चेंज करने की बात है और उसको खत्म करने की बात है किसी शब्द को, यानी कि चेंज और डिलीट जैसी चीज़ें संभव नहीं है प्रियम्बल में, भले ही अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन, यानी कि जो शब्द डाल दिए गए उसको फिर से निकाला नहीं जा सकता। ये बड़ी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। अब देखें कि आज की तारीख में यदि देखें, एज ऑफ नाउ द प्रियम्बल इज द ओनली अमेंडेड वंस थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें सोशलिस्ट, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी जैसे शब्द को क्या किया गया, जोड़ा गया था। अब थोड़े से फैक्ट्स देख लें इससे संबंधित जो है कि देखिए आर्टिकल 394 क्या कहता है, और इस चीज़ को बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, कि जब अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 की बात कर ले, 324, 367, 379, 394 की बात कर लें,
तो वो 26 नवंबर, ध्यान देना, 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो गया था, लागू हो गया था। बाकी के जो प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुए, लागू हुए। ऐसा अनुच्छेद 394 में दिया गया है। अब देखिए, द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति है वहाँ से हमने क्या लिया था, लिबर्टी जैसे शब्द, इक्वालिटी जैसे शब्द और बंधुत्व जैसे शब्द को लिया था, इनहेरिट किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो कि बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। अब इस रिजोल्यूशन की यदि बात की जाए, इस प्रस्ताव की बात की जाए, तो 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया और इसके ऊपर जो बहस जो थी, ठीक है, वो अक्टूबर 17, 1949 को हुई, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जो कर रहे थे, जो कि बाद में हमारे देश के क्या बने, राष्ट्रपति बने। अब देखिए कि जो इसमें, अब देखिए कि कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं प्रियम्बल के बारे में, अलग अलग लोगों की क्या राय है इसमें। सबसे पहले देखें कि प्रियम्बल इज लाइक ए हॉरोस्कोप, ठीक है। तो के मुंशी ने कहा कि प्रियम्बल क्या है, एक भविष्य बताने वाली चीज़ है। फिर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बेडूबाड़ो केस जो 1960 में आया था, उस केस में ये कहा था कि प्रियम्बल इज लाइक ए लाइट हाउस, यानी कि एक प्रकाश पुंज जैसा है जिससे बहुत सारी चीज़ों की क्या होती है, क्लैरिटी होती है। अब देखें कि फिर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा कि प्रियम्बल इज ए की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, आपका प्रियम्बल है। फिर प्रियम्बल इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडिया ऑफ आवर लॉन्ग टर्म विजन। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने ये कहा था कि ये हमारे दूरदर्शिता को दिखाने वाला, विज़न को दिखाने वाला है। और फिर नानी पाखलीवाला जो कि बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनका ये कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका परिचय पत्र के रूप में कौन है, प्रियम्बल है। इट इज़ अ कॉलिंग कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, प्रियम्बल इज अ फंडामेंटल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान की क्या है, मूल आत्मा है प्रियम्बल। ऐसा जस्टिस हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1967 में कहा था। और सबसे जो अंतिम है वो देखिए क्या है, सुभाष कश्यप जो कि जो लोकसभा सचिवालय के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, संविधान के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, एनबीटी के थ्रू बहुत सारी इनकी किताबें भी हैं, बहुत सारी किताबें एनबीटी और दूसरे के थ्रू भी। तो उनका क्या मानना है वो देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी देन प्रियम्बल इज ए सोल। यदि संविधान क्या है, शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। क्लियर। अब उसके बाद कहा कि यदि संविधान क्या है, एक अट्टालिका है, यानी कि गगनचुंबी इमारत है, तो प्रियम्बल क्या है, उसकी फाउंडेशन स्टोन है, यानी कि उसकी नींव की पत्थर है। अब देखिए ये अलग अलग राय अलग अलग संविधान विशेषज्ञों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रियम्बल के बारे में रखी गई। अब मैं एक चीज़ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए ये किसी भी टॉपिक के अंदर, जैसे हमने आपको प्रियम्बल बताया, तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे। पहली बात
दूसरी बात, इससे संबंधी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज कहते हैं। तीसरी बात, मेंस के क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन, वो देखेंगे, इन क्वेश्चंस को देखेंगे। और सबसे अंतिम, इससे संबंधित यदि कोई करंट अफेयर्स होगी तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो अब आपको ये पता है कि जब ऑब्जेक्टिव और मेंस के क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँगा तब मैं करंट अफेयर्स पे आऊँगा। अभी प्रियम्बल काफ़ी चर्चा में रहा था जब CAA के कारण से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाई गई थी उस पर काफ़ी तो बार बार लोगों के द्वारा उद्धृत की जा रही थी। और प्रियम्बल में जो चर्चा हुई है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में प्रियम्बल के ऊपर, उसको हम विषय वस्तु में रखेंगे। ठीक है, कि गांधी के नाम को इंसर्ट करने की बात थी और क्या क्या बात थी, ये देखेंगे हम अगली कक्षा में। बहरहाल मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ये जो क्लास है वो मोबिशाला के ऊपर आ रही है, फुल लेंथ क्लास है। ठीक है, और आप लोग इसमें अपना नामांकन करवाएं। ठीक है, और आगे बने रहेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक एक चीज़ मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी तरह की रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप इन वीडियो लेक्चर्स को एक बार दो बार देखें, और साथ में मोबिशाला आपको आपके प्रश्न के आंसर को चेक करने का भी एक तरीके से सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। तो बने रहिए अगली कक्षा में। धन्यवाद आपका।